हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा रेगुलर वन दरोगा से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए और वन दरोगा से संबंधित सारे फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर काफी हेल्प मिलेगी। तो इसी संबंध में देखिए एक नई बुक मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो है परीक्षा वाणी का बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन अभी आया है। ये दूसरे आई थिंक पिछले हफ्ते मार्केट में ही आया है, तो मैं वो बुक आपके लिए लेकर आ गया हूं। इसके हम जितने भी एमसीक्यू हैं टोटल इसमें आई थिंक 9 या 10 चैप्टर है, ठीक है, जिसमें यूपी पीसीएस एसएससी सीजीएल वगैरह से एनवायरमेंट के जो प्रश्न पूछे गए वो सारे इसमें संकलित है। इवन सीडीएस वगैरह के प्रश्न भी इसमें है, ठीक है। तो काफी अच्छा प्रश्नों का संकलन है। और एक चीज मैं आपको देखिए इसमें बता देता हूं, हम सिर्फ वो प्रश्न देखेंगे जो आपकी ज्यादातर वन लाइनर की फॉर्म में है, क्योंकि देखिए आईएएस वगैरह के प्रश्न भी इसमें हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनको यहाँ पर करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम सिर्फ उन प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे इस एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं है जिस तरीके के प्रश्न आईएएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। पूरा देखिए लेटेस्ट एडिशन है, मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। पिछले लगभग 32 वर्षों के प्रश्न हम इसमें डिस्कस करेंगे, 1991 से लेकर 2022 तक। और 17वां ये देखिए संशोधित संस्करण है, अभी लेटेस्ट बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। ये देखिए इसका पहला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, ठीक है, नेचुरल सिस्टम होता है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हमारे पर्यावरण में खूब है, ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ पर सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हमारे यहाँ बहुत है। तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। आगे, पर्यावरण किससे बनता है? ये प्रश्न मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था। पर्यावरण बेसिकली आपका जीवीय घटकों से, अजीवीय घटकों से और भू आकृतिक आपके घटकों से। तो यह आपके सारे ही घटकों से मिलकर बना होता है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं जो कि सिविल सर्विसेज का प्रश्न है। पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कथन, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो देखिए बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा पर्यावरण है वो अपार शक्तियों का भंडार है, ये बिल्कुल ठीक है। नेचुरल प्रोसेसेस वहां लगातार चलती रहती हैं। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है, ये जो आपकी बेसिकली प्रोसेस चलती रहती है उसी के फलस्वरूप आपके जो तत्व है उनका निर्माण होता है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, ऑप्शन ए। देखिए जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, बहुत जो डिटेल वाले प्रश्न है उनको हम नहीं करेंगे, सिर्फ आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें कुछ वैसे नॉर्मल प्रश्न भी है जो नहीं आए हैं, उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अगला, वनों को काटने का परिणाम होता है वन वर्षा और नमी में वृद्धि, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, उष्णता में कमी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप देखेंगे, देखिए ढंग से इसको पढ़ेंगे प्रश्न को तो आपको साफ दिख जाएगा। वर्षा और नमी में वृद्धि, देखिए वन आपको पता है जब वन रहता है तो इवेपोरेशन रहता है, तो वन अगर कटेंगे तो वर्षा और नमी में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, ये घटेगा। दूसरा, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, देखिए ये बिल्कुल बढ़ेंगे। हमने जब पढ़ा था वन आपदाएं तो देखिए होता क्या है, सरकार का भी ये प्लान था कि जो नदियां होती है उसके किनारों पर आप पेड़ लगाइए, ठीक है, प्लांटेशन वगैरह कीजिए, क्योंकि मिट्टी जो पेड़ है वो नमी को या एक तरह से मिट्टी को जकड़े रखते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से, जिससे मिट्टी का कटान नहीं होता, ठीक है। अगर पेड़ नहीं होते तो मिट्टी में बेसिकली सिल्टेशन वगैरह बहुत जमा हो जाता है नदी में। नदी के गाद, आपको पता होगा नदी में गाद बहुत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है नदी की वो कम होने लगती है और वो अपने किनारों को तोड़कर बाहर आने लगती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा हमारा, ठीक है। वर्षा और नमी में वृद्धि नहीं है। उष्णता में देखिए कमी कह रहा है, इससे कैसे कमी होगी? ये तो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन को और खराब कर देगा, इससे आपका बढ़ने लगेगा। तभी तो शहरों में देखिए इसी उष्णता को कम करने के लिए आपका वृक्षारोपण की बात की जाती है। नगर वन स्कीम सरकार चला रही है, अर्बन फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सी स्टेटमेंट भी इसमें गलत है। आगे देखते हैं, छठा भी कहीं नहीं पूछा गया। अब देखते हैं आठवां प्रश्न। जो प्रश्न पूछे हैं वही मैं आपको सारे करा देता हूं इसमें। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपका फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आपका नहीं आएगा? बहुत भूमि के रूप आता है, मिट्टियां आती हैं, खनिज भी आते हैं, बस्तियां जो है ये बेसिकली भौतिक वातावरण का भाग नहीं है। अगला, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो अगर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो वो किस प्रकार की अवधारणा से आपका संबंध रखता है? तो नवे का जो होगा नियतिवाद अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नव नियतिवादी अवधारणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें इसका सही उत्तर होगा नव नियतिवादी अवधारणा से यह संबंध रखता है। अगला देखते हैं,
पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, सीडीएस और यूपीपीसीएस में भी देखिए पूछा गया है, भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, जो हमने ऊपर देखा था पहले ही प्रश्न में, फिजिकल सिस्टम और आपका बायोलॉजिकल सिस्टम, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, भौतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्र से, यानी आपका जो सबके बीच का एक हम कह सकते हैं कॉमन जोन है और एक एक्टिव जोन है, क्रियाशील तंत्र है, इससे ही इसकी रचना होती है। तो 10वें का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। देखिए सारे ऑप्शन आप सही से पढ़ा कीजिए, अगर आप ऊपर ही लगा देंगे तो आपने एक बार गोला फिल कर दिया, फिर आपका गलत हो जाएगा, इसलिए पूरे चारों ऑप्शन पहले ठीक से पढ़िएगा। अगला सीडीएस का प्रश्न है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है कितना? आपका लगभग जहां पर परिवर्तन मानव ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण 50% से कम हुआ है, ठीक है, 50% से कम। 12वां देखते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? एसएससी का प्रश्न है। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद की अगर बात करें तो इसके प्रतिपादक थे कार्ल रेटर, ठीक है, ये नया प्रश्न है, देखिए मैंने भी नहीं पढ़ा था, ये अच्छा प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिए। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रेटर। अगला, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय में बिंदु पर घेरे हुए होती है, भौतिक, जैविक या सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। देखिए ऊपर वाला सेम प्रश्न बिल्कुल ही है, यही वाला स्टेटमेंट इन्होंने देखिए ऑप्शन डी में भी दिया था, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार इन्होंने 2006 में ही देखिए एक ही एग्जाम में पूछी है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अगर हम 13वें की बात करें, सारे के सारे, ठीक है, हर ये जितनी भी डेफिनेशन है सारी पर्यावरण की डेफिनेशन है। ये मैंने एक आपको टेस्ट सीरीज में भी जब हमने प्रैक्टिस सेट किए थे उसमें भी मैंने सॉल्व करवाया था। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो उस समय का क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस का। तो 2002 वाला जो वर्ष था इसको अंतरराष्ट्रीय संघ ने या यूनाइटेड नेशंस ने सतत विकास के ईयर के रूप में घोषित किया था, यानी यूनाइटेड नेशंस ईयर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर बात करें 2023 का जो अभी चल रहा है वो आपका है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी मोटे अनाज का वर्ष, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, निर्धनता को घटाना यानी पॉवर्टी को घटाना। तो सतत विकास के लिए आपके सारे ही ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी से अभिहित है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बोला जाता है आपका एमएस स्वामीनाथन को। यूएनईपी द्वारा अगर बात करें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोला जाता है आर मिश्रा सर को, ठीक है, याद रखिएगा। और फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी जो कि यूएनईपी ने इनको संज्ञा दी है वो बोला जाता है एमएस स्वामीनाथन को, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर बात करें विश्व स्तर पर तो वहां पर माने जाते हैं नॉर्मन बोरलो, ठीक है, नॉर्मन बोरलो जी को माना जाता है। और आप मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा कि नॉर्मन बोरलो को कौन से सन में और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये मुझे जरूर बताइएगा, साल भी बताइएगा और किस क्षेत्र में इन्हें या किस फील्ड में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो किसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका उपयोग आप ऐसे करें। देखिए अगर डेफिनेशन की बात करें वो डेफिनेशन ही इस तरीके से है कि आप जो संसाधनों का उपयोग करें वो इस तरीके से करें कि वो आपकी जनरेशन को भी फायदा पहुंचाए और आने वाले जनरेशन के लिए कोई कमी ना हो, ठीक है, इस तरीके से डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दी जाती है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम उससे देखें तो सबसे अच्छा कौन सा माना जाएगा इन सभी में से? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत या फिर परमाणु ऊर्जा। अगर बात करें तो यहाँ से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है फिर भी ये पॉल्यूशन काफी कम करते हैं, बाकी सारे में देखिए पॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। वैसे सबसे अच्छा तो ऑप्शन में अब आता है, अगर आज के पेपर बनते हैं तो उस समय तो आपका सोलर पावर ही आपको ज्यादातर देता है या सौर ऊर्जा। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपका जो स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी सन 1972 में, ठीक है, वो 5 जून को ही हुई थी और उसी को एक तरह से यादगार के रूप में इसको मनाया जाता है। 2022 में इसको 50 साल पूरे हुए थे तो एक फंक्शन भी आयोजित किया गया था आपका स्टॉकहोम +50, ठीक है, 2022 में हुआ था। और इस साल भी देखिए
1973 में आई थिंक सबसे पहली बार ये मनाया गया था, या 1974 में, इसका मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। तो इस साल इसकी शायद 50वीं वर्षगांठ भी रहेगी, ठीक है, पर्यावरण आपके दिवस की। आगे देखते हैं, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? इनमें से किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से आपका नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या कागज के थैलों का उपयोग। देखिए वातानुकूलन से इसका कोई संबंध नहीं है। एयर कंडीशनिंग में हम सभी को पता है जो फ्रिज में गैसेस वगैरह डलती हैं उनका भी कुछ ना कुछ कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, तो थोड़ा थोड़ा ये भी पर्यावरण को हल्का फुल्का नुकसान करती है। तो 20 का सही उत्तर होगा सी, ठीक है, इसका पर्यावरणीय सुरक्षा से कोई संबंध ऐसा डायरेक्ट नहीं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, याद रखिएगा। 1994 साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ही 1994 में EIA यानी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी एक्ट के तहत 1994 में पहली बार जारी किए गए हैं, याद रखिएगा। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो अगर रियो 20 घोषणा पत्र के शीर्षक की बात करें तो इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, ठीक है, द फ्यूचर वी वांट। 22 का होगा ऑप्शन ए। अगला, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है? देखिए उस साल ही पूछा गया होगा। तो रियो प्लस 20 सम्मेलन की अगर बात करें तो यह धारणीय विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। आगे अगला देखते हैं, देखिए ये भी बहुत वैसा क्वेश्चन है, इसे आप रहने दीजिए। ये भी देखिए आईएएस का ही प्रश्न है, इसको भी अभी छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, 26वां, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को जो प्रारंभ किया था वो किया था आपके ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, ऑप्शन डी। ये प्रश्न अच्छा है, इस तरीके का प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक है इसके लेखक है WM एडम्स, ठीक है, WM एडम्स। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास के लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो कौन इसके लिए काम करता है? तो इसके लिए बेसिकली जो काम करता है वो करता है नीति आयोग। आपको पता है ये एक थिंक टैंक के रूप में अब काम करता है, ठीक है, इसने किसकी जगह ली है? आपकी प्लानिंग कमीशन की। तो ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर अभिषेक सर ने पूरा एक वीडियो बनाया है, इसमें 17 गोल है हमारे टोटल। आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं, वंदरोगा की प्लेलिस्ट में ही वो लगा हुआ है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा SDG 6, ठीक है। एक बार ये मैचिंग में भी क्वेश्चन आया है, आई थिंक 2022 में ही पूछा है यूपीपीसीएस से, वो भी अभी देखेंगे। आगे देखते हैं, ये वाला, कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड अनिर्मुक्त करती हैं, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो तीसरे का अगर सही उत्तर देखें तो इसमें सारे ही बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं 31वें अगले प्रश्न की। माइक्रोबीट्स की बात कर रहा है, पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्म कणिका या माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? तो इनके विषय में अत्यधिक चिंता इसीलिए है क्योंकि ये बेसिकली देखिए एक तो बहुत छोटा इनका साइज होता है, ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है माइक्रोबीट्स, ये जो आपका मरीन इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है, या समुद्रीय जलीय पारितंत्र होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल माना जाता है क्योंकि उनकी जो समुद्र में जीव जंतु होते हैं वो इसको इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी इनटेक इनका उनके अंदर हो जाता है और उसको ये पचा नहीं पाते, ठीक है। तो यानी उनको ये कहीं ना कहीं उनके लाइफ साइकिल में बहुत उनके लिए दिक्कतें खड़ी करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी फूड चेन है समुद्र वाली, ठीक है, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फूड चेन है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। अगला, ग्रीन वॉश इंगित करता है, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में कुछ डाला है। तो ग्रीन वॉश बेसिकली इंगित करता है आपका पर्यावरण संरक्षण के झूठे वादे करने की जो एक बेसिकली प्रोसेस होती है, उसको आप ग्रीन वॉश के नाम से इंगित करते हैं, ठीक है, ग्रीन वॉश। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखते हैं, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो मानव गतिविधियों से अगर परिवर्तित पर्यावरण की बात करें तो वो कहलाता है आपका एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं यूपीपीसीएस का, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ी की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को आपका पूरा करे। तो देखिए ए बिल्कुल ठीक है इसमें, और आर इसका सही बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है। अगला,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए ये प्रश्न क्या बहुत आता है यूपीपीसीएस में। तो निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या सामाजिक असमानता या सोशल इनइक्वालिटी। तो देखिए सोशल इनइक्वालिटी को इसमें शामिल नहीं किया जाता। 36वां देखते हैं, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो इसमें से देखिए जो बेसिकली परिचालन पर्यावरण होता है ये किसी भी पर्यावरण का क्लासिफिकेशन का आपका भाग नहीं है, तो परिचालन पर्यावरण इसका सही उत्तर होगा। 36 का होगा ए। 37 देखते हैं, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सतत विकास के लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो आरओ में पूछा गया था। 2020-21 का डैशबोर्ड के हिसाब से रिपोर्ट है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पंजाब, ऑप्शन ए। अगला, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड, देखिए दोनों एग्जाम में पूछा गया एक ही साल में, तो आपके लिए इस साल वाली रिपोर्ट होगी। अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपना शेयर कर दूंगा, जो भी रैंकिंग इसकी होगी। के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो यूपीपीसीएस 2021 का इसमें शीर्ष 5 राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर इन्होंने बदल दिए, तो यहाँ पर आंसर है गुजरात। ठीक है, अर्थ इसमें का आंसर है गुजरात। ये वाला प्रश्न देखिए मैं कह रहा था इन चारों को तो देखिए जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी पूछे जा चुका है। टोटल 17 गोल है, आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें देखिए कौन कौन से गोल किससे संबंधित है। अगर मैं 39 की बात करूं आपका, तो जो एसडीजी 10 है ये आपका असमानताओं में कमी से संबंधित है, यानी इनइक्वालिटीज को कम करना। जो बी है आपका ये आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। जो है आपका सी, ठीक है, सी आपका जल के नीचे जीवन या लाइफ बिलो वाटर इसको बोला गया है एक्ट में, इसमें गोल्स में। और अगर 15 की बात करें तो आपका एक ही बचता है, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा मैचिंग है। इसका होगा ए का तीसरा, बी का पहला, तो ऑप्शन ए इसमें ठीक होगा। अगला देखते हैं 40वां, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? यानी इसमें कौन से देखिए गोल नहीं है। देखिए दो प्रश्न पूछे गए, ऊपर 2022 में पूछा गया और 2022 में नीचे फिर पूछा गया। शून्य भूख यानी जीरो हंगर, गुणवत्ता परक शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन, लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी, और आपका अंतरिक्ष अनुसंधान, देखिए ये इसमें कोई शामिल नहीं है। स्पेस रिसर्च वगैरह इससे कोई इसका संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा चैप्टर। देखिए इसमें प्रश्न बहुत सारे हैं, इसलिए एक बार में इस बुक को कवर करना ठीक नहीं है, तो मैं इसमें केवल आपको 2-2, 3-3 चैप्टर करके कवर करवाऊंगा, जिससे हमारे काफी प्रश्न कवर हो जाएंगे। इसमें एक एक चैप्टर में लगभग 150 क्वेश्चन भी है, तो काफी समय उसमें लग जाएगा, इसीलिए एक एक 2-2 पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर 2 का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सरोवर या झील में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं? देखिए इसी वजह से भारत में कुछ लेक्स की डेथ भी हुई है। अगला प्रश्न भी आपको वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये काफी तेजी से एक्सपेंड करते हैं और इसको बोलते हैं जलकुंभी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एक बार इसको आई कॉर्निया के नाम से भी पूछ लिया है। ठीक है, तो ये इसको भी याद रखिएगा, आई कॉर्निया। ठीक है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, एक बार इसको नाम से भी पूछ लिया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको ऑप्शन में ये दिखे तो इसको लगा दीजिएगा, या जलकुंभी। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, तो वन की पेड़ों की छालों पर उगे मिलेंगे आपको लाइकेंस। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला तीसरा देखते हैं, हैदराबाद स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? तो बेसिकली मैंने आपको बताया था, देखिए ये बेसिकली पूरे तालाब के सरफेस पे छा जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट वगैरह आने में बहुत दिक्कत होती है, और एक तरह से वहां पर जो जीव जंतु है उनको भी पनपने में काफी समस्या होती है, तो उसकी एक तरह से डेथ होने लगती है लेक की। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक माना जाता है, और इसका आंसर भी क्या होगा, जलकुंभी, ऑप्शन डी। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। देखिए ये प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं। तो बेसिकली जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं इनको बोला जाता है जीरोफाइट। ठीक है, जीरोफाइट, जीरो मैं लिख देता हूं, इस तरीके से लिखा जाता है, जीरोफाइट। ठीक है, अगला, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। तो पादप वृद्धि हेतु अगर बात करें तो दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह प्रश्न भी हमने सॉल्व किया था टेस्ट सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो देखिए वैसे तो सारे फैक्टर हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई माना जाएगा तो माना जाएगा वर्षा, क्योंकि वेजिटेशन वगैरह अगर आप देखेंगे तो कैसे डिवाइड किया जाएगा, जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है वहां पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहां पर पर्णपाती वन पाए जाएंगे, अगर 100 से 200 होगी तो आपका नम पर्णपाती वन, 70 से 100 होगी तो आपका ड्राई या शुष्क पर्णपाती वन। इस तरीके से यानी वर्षा काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी जगह के वेजिटेशन को डिवाइड करने में। अगला, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो अगर हम देखें इसके ऑप्शन,
सातवें के। तो गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल या क्रिस्टलीय जल। तो अगर पौधों की बात करें तो पौधे आपका केशिका जल या बेसिकली कैपिलरी एक्शन, इसको बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। इसके तहत ये जो है वो जल को ग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा बेसिकली, देखिए सबसे कैपिलरी एक्शन क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले आपको सिंपल तरीके से समझाऊं। अगर पहले आपने देखा होगा जो लोग लालटेन वगैरह लैंप जलाते थे, ठीक है, उसको अगर जब आप उसमें डुबोगे, या फिर सबसे अच्छा है दिवाली पर दिए, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। दिवाली पर आपने दिए में जब आप बत्ती डालते हो तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद जो तेल है वो चढ़कर पूरा बत्ती के कोने तक पहुंच जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। इसी तरह पेड़ भी बेसिकली कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही जल को ग्रहण करते हैं, जमीन से या मिट्टी से, ठीक है, उनके रूट्स के थ्रू वो ऊपर आता है और फिर तने से होता हुआ उनकी पत्तियों तक पहुंचता है। इसको बेसिकली बोला जाता है, अगर मैं आपको बताऊं, थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, ये पूरा इसका नाम है थ्योरी का। तो बेसिकली कैपिलरी एक्शन आप याद रखिए, या केशिका जल। अगला, मरुस्थलीय पादप अधिकतर होते हैं, तो जो मरुस्थल वगैरह में मिलते हैं वो आपको किस तरीके के पादप मिलेंगे, तो वो मांसल, आपने देखा होगा उनकी जो स्किन होगी बड़ी थिक होगी। आपने कैक्टस वगैरह देखा होगा, कैक्टस वगैरह की जो बाहर की लेयर होती है बहुत मोटी होती है, ठीक है, तो मांसल पौधे, इसको बोलते हैं बेसिकली अडेप्टेशन, ठीक है। आप जिस वातावरण में रहते हैं वहां पर उस तरह की जो वनस्पति है वो उत्पन्न होने लगती है अपने आप को वहां पर सर्वाइवल करने के लिए, ठीक है। जो रेन फॉरेस्ट होंगे, वर्षा वन होंगे, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारे मैंग्रोव्स होते हैं उनकी जड़ें जमीन से ऊपर आ जाती हैं, तो वो भी एक इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है, ठीक है। इसी तरह मरुस्थल में उगने वाले पौधे अपनी लेयर को बहुत मोटा कर लेते हैं, वहां पर पत्तियां जो है वो कांटों का स्थान ले लेती हैं, आपने देखा होगा, ताकि वाटर का इवेपोरेशन ना हो, या वाटर उनके अंदर से बाहर ना निकल जाए, ताकि उनका सर्वाइवल बना रहे। तो इस तरीके के अडेप्टेशन यहाँ पर होते हैं, तो मांसल इसका सही उत्तर होगा। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, तो अगर घास स्थलीय पारितंत्र की बात करें तो संख्या का पिरामिड यहाँ पर आपको सीधा देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करेंगे पेड़ की, तो ठीक है, पेड़ के में ये उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे पेड़ का पारितंत्र, संख्या का पारितंत्र वहां पर कैसा होगा, पिरामिड कैसा होगा, तो वो होगा उल्टा। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। देखिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा, ऊर्जा का फ्लो किसी भी पारितंत्र में यूनी डायरेक्शनल होगा, एक दिशीय होगा। जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ प्लीज याद रखिए, क्योंकि बार बार पूछे जाते रहते हैं। ऊर्जा क्यों, एक से क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ वाला स्टेटमेंट आपको पता है, इस तरीके से पिरामिड बनता है। और जो एक, मान लीजिए ये पहला ट्रॉफिक लेवल है, दूसरा, ये तीसरा पोषी स्तर है। एक से जब दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा जाती है, मान लीजिए यहाँ 100 जूल ऊर्जा है, तो यहाँ पर आपकी कितनी पहुंचेगी, 90 जूल का हाफ हो जाएगा, यहाँ केवल 10 पहुंचेगी। उसके बाद ऊपर केवल 1 पहुंचेगी, क्योंकि हम 10% का नियम फॉलो करते हैं जो कि लिंडमान ने दिया था। इसीलिए जो बेस होगा वो हमेशा बड़ा होगा और ऊर्जा हमेशा एक दिशीय फ्लो करेगी, कभी उल्टी नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए हमेशा इसका पिरामिड सीधा बनता है, ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा और ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो हमेशा एक दिशीय या यूनिडायरेक्शनल होता है। अगला, एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो याद रखिएगा, इसका बता देता हूं। अगर आपका स्थलीय इकोसिस्टम है, जैसे मान लीजिए मरुस्थल है, ग्रासलैंड है या वन है, ठीक है, तो स्थलीय जितने इकोसिस्टम होंगे वहां पर ये बनता है सीधा, और जितने भी जलीय पारितंत्र होंगे या एक्वेटिक इकोसिस्टम होंगे वहां पर बनता है ये उल्टा। तो तालाब हमारा जलीय पारितंत्र का उदाहरण है, वहां पर ये बनेगा उल्टा। अगला देखिए, अगला ही प्रश्न जो मैंने आपको बताया था, तो घास स्थलीय या वन पारितंत्र, ये किसके एग्जाम्पल है, ये जलीय, सॉरी, स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण है यहाँ पर, इसलिए ये कैसा बनेगा, यहाँ पर ये सीधा बनेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए टीजीटी में आया, मैंने आपसे क्या बोला था, एक दिशीय हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा, ऊर्जा कभी रिवर्सल फ्लो होकर नहीं आएगी, क्योंकि हम 10% लॉ का एक तरह से फॉलो करता है जो लिंडमान ने दिया था। तो 13वें का क्या होगा, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। देखिए ऊर्जा का ह्रास आपसे पूछ रहा है, तो एक खाद्य स्तर से केवल 10% ऊर्जा दूसरे पोषी स्तर में जाती है, यानी 90% आपकी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ये मैंने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, तो वहां पर कुछ बच्चों ने बहुत, मैंने इसका आंसर यहाँ पर जानबूझ के 10% कर दिया था, ताकि आप लोग उसको ही लगाओ, और बहुत सारे बच्चों ने देखिए इसमें गलती भी की। प्रश्न को ठीक से पढ़ा करिए। ऊर्जा का ह्रास उसने पूछा है, ये नहीं पूछा था कि कितने प्रतिशत ऊर्जा दूसरे पोषी स्तर में ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो केवल 10% ट्रांसफर होती है, 90% का ह्रास हो जाता है। अगला देखते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो पारिस्थितिक स्तूप की जो परिकल्पना है सबसे पहले वो दिया चार्ल्स एल्टन ने, इसको पिरामिड भी बोला जाता है। इसलिए देखिए चार्ल्स एल्टन के नाम पे इनको एल्टोनियन, याद रखिएगा, एल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी मैंने सुबह टेलीग्राम में डाला था, काफी अच्छे इस बुक में प्रश्न है। अगला देखते हैं।
अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां पर पाए जाने वाले वन कैसे होते हैं? तो अगर 17वें का हम देखें तो वहां पर आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाहरित वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। तो बेसिकली सबसे नीचे की जो हमारी लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसमें ही सारी आपको मौसमी घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी। तो ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी। समताप मंडल में आपको क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की थिकनेस को किसमें नापते हैं? डॉब्सन यूनिट में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? देखिए मैंने आपसे कहा था मरुस्थल में उगने वाले पौधों को, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को, इस तरीके से प्रश्न आपके बनते रहेंगे। तो बेसिकली देखिए, जो अगर मैं इसको आपकी ट्रिक बताऊं तो देखिए क्या होता है, अगर आप लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे आपसे पूछे तो देखिए बेसिकली एक शब्द होता है हेलाइन। तो हेलाइन जो शब्द है बेसिकली आपका ना, ये याद रखिएगा आप, ये ज्यादातर लवणीय मृदा में उगने वाली चीज या लवण वाली मृदा से संबंधित होगा। तो हेलाइन यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स जो पौधे होते हैं वो आपके लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। और अगर आपसे मैं एक चीज बताऊं, समुद्र में अगर सेम लवणता वाले, मान लीजिए समुद्र बहुत बड़ा है, इसमें 3 से 4 पॉइंट पर सेम लवणता है, तो इसको जो लाइन जोड़ेगी, ठीक है, समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन को हम बोलते हैं आइसो हेलाइन। ये प्रश्न भी पूछा गया इसलिए आपको बता रहा हूं। तो सेम लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम आइसो हेलाइन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आया वो प्रश्न कौन सा है? 25वां, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को बोला जाता है जीवांश या ह्यूमस। ठीक है, ये मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है, ये हमने बात की थी जब हमने सॉइल कंजर्वेशन पढ़ा था। मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर आपके प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके जो ओ स्तर होता है, बेसिकली ओ होरिजन। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन होता है, सॉइल होरिजन ए बी सी ऐसे करके पूरे लेवल्स होते हैं। तो सॉइल होरिजन ओ में बेसिकली ये पाया जाता है सबसे ज्यादा कार्बनिक या ऑर्गेनिक एलिमेंट। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात कितना होता है? तो बेसिकली जैसे जो लोम सैंड होती है इसमें 50+50 होता है। ठीक है, 50% बालू और 50% मृत्तिका, ये सबसे आदर्श इसमें अनुपात माना जाता है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं 29वां, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली कौन सा जीवाणु इसमें से करता है? तो इसका सबसे अच्छा उत्तर है एजेटोबैक्टर। ठीक है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो एजेटोबैक्टर आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? मैथ में पूछा गया। तो पारितंत्र का जो गतिक हृदय है वो बोला जाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। ठीक है, ऊर्जा यानी एनर्जी फ्लो को, और आपका जो मिनरल साइकिलिंग वगैरह इसमें होती है उसको बोला जाता है इसका गतिक हृदय। अगला, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर जो जीवधारी होते हैं वो बेसिकली आपके प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं या आपके ग्रीन प्लांट अथवा हरे पौधे। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, जो कि बेसिकली किसी भी फूड चेन का एक बेसिस या आधार निर्माण करता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो बेसिकली सबको पता है लकड़ी काटने से पारिस्थितिक संतुलन आपका बिगड़ता है। तो ये प्रश्न भी हमने देखिए पहले उसमें सॉल्व किया है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है लिंडमान। ठीक है, हैकल आप सभी को पता है, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी। टेंसले को क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम का जो टर्म है वो टेंसले ने ही दिया है। ठीक है, इकोसिस्टम। आगे देखते हैं, बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न 39वां, किसी पारितंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक, पौधे तथा जंतु, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो आप सभी को पता है बायोटिक और आपके अबायोटिक कंपोनेंट किसी भी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें देखिए सभी आ जाते हैं बायोटिक और अबायोटिक में, तो इसका सबसे अच्छा उत्तर होगा ऑप्शन डी। 41वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र आपका प्राकृतिक है? तो देखिए प्राकृतिक, एक्वेरियम तो देखिए आपका नहीं होगा क्योंकि एक्वेरियम तो आपका आर्टिफिशियल है। खेत भी आपका ये भी आर्टिफिशियल है। तो अगर इसमें बात करें तो कौन सा पारितंत्र होगा आपका? घास का स्थल या ग्रासलैंड, जो कि एक स्थलीय इकोसिस्टम का भाग है। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं, वैसे तो आया तो नहीं है लेकिन प्रश्न ये अच्छा है इसलिए पढ़ा देता हूं। तो एक ही जाति की संख्या को वहां पर पॉपुलेशन बोला जाता है या जनसंख्या। नीचे, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन थे? तो अर्नेस्ट हैकल द्वारा ये शब्द दिया गया है। अगला देखते हैं कौन सा प्रश्न आया हुआ है।
प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए मात्र 1 से 2% सन की एनर्जी का यूज करते हैं हरे पौधे, मात्र 1 से 2%, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न भी किसी और परीक्षा में भी पूछा गया है, ठीक है, तो मात्र 1 से 2%। अगला देखते हैं, 50वां आया हुआ है, पारितंत्र में मानव है तो ह्यूमन का किसी भी इकोसिस्टम में क्या रोल है? तो बेसिकली हम होते हैं ओमनिवोरस या सर्वाहारी, ऑप्शन ए। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं या डीकंपोजर पोषण की दृष्टि से किसमें आते हैं? कल मैंने आपको डेट्रिटस फूड चेन पढ़ाई थी जब मैंने आपको फॉरेस्ट इकोलॉजी पढ़ाया था, तो देखिए वहीं से ये प्रश्न है। तो अपघटक कौन होते हैं? अपघटक बेसिकली आपके होते हैं मृतोपजीवी, यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या डिकेइंग मैटर होते हैं उसके ऊपर ही अपना भोजन करते हैं, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 53वां है, एक पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक, ये कौन होते हैं? तो एक पारितंत्र में अगर बड़ी मछलियां, कछुए और मेंढक की बात करें तो ये होते हैं आपके द्वितीय श्रेणी के उपयोगकर्ता, ठीक है। मैं आपको बताता हूं क्या होते हैं। तो जैसे अगर समुद्री इकोसिस्टम की बात करें तो यहां पर आपको दिखेंगे फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, जो आपके हरे पौधे समझ लीजिए आप समुद्र का। इसके बाद इनको खाते हैं जू प्लैंक्टन, ठीक है, जू प्लैंक्टन को खाते हैं आपकी मछलियां। तो देखिए जू प्लैंक्टन क्या होगा आपके? ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो गए, और इसको मछली खा रही है तो मछली क्या हो गई? मछली आपकी द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता हो गई। इन्हीं जू प्लैंक्टन को कुछ कछुए भी खाते हैं, तो कछुए भी क्या हो गए आपके? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा, ये सभी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। सबसे पहले होते हैं, जैसे जमीन पर हमारे हरे पौधे होते हैं, इसी तरह समुद्र में आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? जब हमने इकोसिस्टम पढ़ा था तब मैंने आपको पढ़ाया था, इसको बोला जाता है इकोटोन, सॉरी माफ कीजिएगा, इकोटोन। अगर एक तरफ आपका जलीय इकोसिस्टम है, एक तरफ आपका लैंड इकोसिस्टम है, मान लीजिए ये एक्वेटिक है, ये लैंड है, तो बीच का एरिया आपको थोड़ा दलदली एरिया दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हम इकोटोन। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। तो अंतरिक्ष यान में जो पारितंत्र बनाया जाता है ये आपका आर्टिफिशियल या कृत्रिम पारितंत्र होता है, ठीक है, ताकि मनुष्य उसमें लंबे समय तक रह सके, क्योंकि अंतरिक्ष में आपको पता है वायुमंडल का अभाव होता है, तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वहां पर आप लंबे समय तक अपना समय व्यतीत कर पाओ और जीवित वापस लौटो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखते हैं, 60वां, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सभी को पता है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य है, ठीक है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है और विभिन्न प्रक्रियाएं भी हमारी उसी से स्टार्ट होती हैं। आगे, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीस व कवक को क्या कहते हैं? तो इनको क्या बोला जाता है कलेक्टिवली? इनको बोला जाता है आपका डीकंपोजर्स या अपघटक। पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य के योजन की क्या कड़ी है? तो इन दोनों के बीच का जो कड़ी है वो किसको माना जाता है? ये प्रश्न भी हमने पहले किया है, तो बेसिकली जैव संरचना, ऑप्शन सी। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो अगर बात करें पारिस्थितिकी असंतुलन का, तो मरुस्थलीकरण, वर्षा की परिवर्तनता, बाढ़ व अकाल या वनोन्मूलन। तो अगर सबसे बड़े रीजन की बात करें तो हमारा वृक्षों का कटाव ही है, यानी वनोन्मूलन। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर क्या होगा? ठीक है, तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, ये तो नहीं होगा। पादपों का अंतिम अपघटक, खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। तो इसमें सबसे अच्छा जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा? खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता, यानी टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर। मित पोषण या ओलिगोट्रॉफिक झील का उदाहरण है। ये देखिए आया नहीं है प्रश्न, लेकिन फिर भी चलिए अब बता देता हूं। तो 65 का जो सबसे इसमें क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो है राजस्थान की सांबर झील, ऑप्शन सी। निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो इसमें से जो सबसे कम प्रभाव डालता है वो डालता है आपका विंड या पवन, ठीक है। पवन से बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं, बाकी देखिए टेम्परेचर से बहुत इंपैक्ट पड़ता है। सूर्य तो देखिए चाहिए, क्योंकि सूर्य तो हमारा ड्राइविंग फोर्स है, और आपका जल की प्राप्यता ये भी देखिए पेड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो पवन से लेकिन इतना इंपैक्ट वहां पर नहीं पड़ता। आगे देखते हैं, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो आप सभी को पता है ये कहां पर आपको मिलेंगी, मैंने बताया था। जो नुकीले पत्ते बेसिकली होते हैं वो पत्तियों को शिफ्ट हो जाते हैं किसमें? आपके कांटों में, क्योंकि वहां पर इवेपोरेशन बहुत होता है। इसके अलावा वहां पर पानी आपको पता है, क्योंकि मरुस्थल में ग्राउंड वाटर बहुत नीचे तक होता है, इसीलिए जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। तो इनको किस कैटेगरी में बांटा जाता है? इनको बांटा जाता है बेसिकली मरुदभिद की कैटेगरी में, ऑप्शन ए मरुदभिद, ठीक है, मरुस्थलीय पौधे नहीं, मरुदभिद। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? हमने पहले ही पढ़ लिया, इकोटोन।
भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन या सस्टेन्ड लाइफ किसकी विशेषता है? तो भूतल पर जो सस्टेन्ड लाइफ है वो बेसिकली पारिस्थितिकी तंत्रों की या इकोसिस्टम की विशेषता है, ऑप्शन सी। 70वां देखते हैं, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय या प्रोग्रेसिव लॉस होता जाता है? तो किसमें बेसिकली आपका प्रोग्रेसिव लॉस होता जाएगा? आपका जो रेस्पिरेशन या श्वसन है उसमें प्रोग्रेसिव लॉस आपका होता चला जाता है। सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? तो सामान्य रूप में अगर हम जनरली देखें तो जो फूड चेन आपकी होगी इसमें आपकी 4 कड़ियां होंगी, ठीक है, मोस्टली इतना ही होता है। बाकी देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई घास है, ठीक है, इसको हिरन खाएगा, हिरन को आपका शेर खा सकता है, इस तरीके से पूरा आपकी साइकिल बन सकती है। अगर आप समुद्र में भी देखेंगे तो हरे पौधे हो गए या फाइटोप्लैंक्टन हो गए, फिर आपके जू प्लैंक्टन हो गए, इसको मछलियां खाएंगी या कछुए खाएंगे, कछुओं को कोई और खाएगा। तो इस तरीके से 4 या आपके मोस्टली 4 ही होते हैं, ठीक है, 4 पोषी स्तर यहाँ पर आपका हो सकते हैं। आगे देखते हैं, 75वां पूछा गया है, गुण परिवर्तन या म्यूटेशन की प्रक्रिया उत्भवन के मौलिक पदार्थों का सृजन करती है। लैंगिक प्रजनन के दौरान अनेक जीन प्रारूपों का उत्पादन होता है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट जीन प्रारूपों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। सुलभ पर्यावरण में कतिपय जीन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूपों को धारण करने वाले जीवों की तुलना में कम क्षमता वाले होते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। अगला देखते हैं कौन सा आया हुआ, ये आया हुआ है प्रश्न, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? तो किस प्रकार के पिरामिड से हमें ये पता लगता है? बेसिकली जो आपका एनर्जी का पिरामिड होता है, ठीक है, या ऊर्जा का पिरामिड होता है, वो हमें एनर्जी या फिर प्रोडक्टिविटी बताता है किसी भी इकोसिस्टम की। तो ऊर्जा का पिरामिड इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। ये प्रश्न भी अच्छा है। अगला देखते हैं 84, नहीं ये भी आया, सॉरी माफ कीजिए, सभी आए हुए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? बायोटिक कंपोनेंट आपका इसमें से कौन नहीं है? देखिए बायोटिक कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, वनस्पति, जीवाणु, जानवर, तो अगर बात करूं वायु की, ठीक है, एयर अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, ये जीवीय कंपोनेंट नहीं है। वायु हो गया, सनलाइट हो गई, मिट्टी हो गई, पानी हो गया, ये सभी आपके एबायोटिक या अजीवीय संगठकों में आते हैं, ठीक है। तो 82 का हमारा हो गया ऑप्शन ए, वायु। 1985 से हर वर्ष भारत सरकार पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। ये मैंने अपने जो अभी इंपॉर्टेंट डेज वाला वीडियो बनाया है, अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है, अक्टूबर के पहले सोमवार को। आगे 84वां, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो बेसिकली टिकाऊ जैव समूह की यहाँ पर बात हो रही है। टिकाऊ जैव समूह को बोला जाता है आपका क्लाइमेक्स, ठीक है, ऑप्शन सी, क्लाइमेक्स। माफ कीजिएगा, ये मैंने शायद आपको गलत बता दिया, क्लाइमेक्स नहीं, इकोटोन होगा, संक्रामिका, माफ कीजिएगा, संक्रामिका, सॉरी माफ कीजिएगा, इसके लिए इकोटोन इसका आंसर होगा, ठीक है, सी मत लगाइएगा, इकोटोन। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र आपका नॉर्वे के ओस्लो में स्थापित किया गया है, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था, या जिसको पारिस्थितिकी आला भी बोलते हैं, मैंने कल ही आपको बताया था। इसकी संकल्पना को अगर मैं बात करूं ऑप्शन में, ग्रीनेल्स, डार्विन, ईपी ओडम या सीसी पाय। तो अगर इसकी बात करें तो जो पारिस्थितिकी निकेत है इसको ग्रीनेल्स के द्वारा, ठीक है, इसने प्रतिपादित किया था। 87वां, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वृक्ष वन रोपण, वन्य जीव सुरक्षा या औद्योगिक प्रबंधन। तो बेसिकली औद्योगिक प्रबंधन का इससे कोई संबंध नहीं है, ये भी हमने पहले प्रश्न किया हुआ है। आगे देखते हैं, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। तो कहां पर आपको मैंग्रोव वनस्पति ज्यादा दिखेगी? तो हम सभी को पता है भारत का लगभग 42% से ज्यादा एरिया, मैं आपको बता चुका हूं, सुंदरवन के मैंग्रोव कवर करते हैं, ठीक है, 42% से ज्यादा एरिया, तो आपका सुंदरवन इसका सबसे सही उत्तर होगा। एपीफाइट्स, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं केवल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। ये मैंने आपको बढ़ाया था, ये वर्षावन में हमें बहुत देखने के लिए मिलेंगे। उससे भोजन नहीं लेते, सिर्फ यांत्रिक अवलंबन के लिए, ठीक है, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये उसके ऊपर निर्भर करते हैं। अगला 92वां, अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र आपको सबसे ज्यादा विस्तृत मिलेगा पृथ्वी पर? तो हम सभी को पता है लगभग 71% भाग पर हमारे
पानी है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में किसने परिभाषित किया था? ये प्रश्न भी देखिए अच्छा है। तो ह्यूमन इकोलॉजी की अगर बात करें तो वो किया था हॉर्लॉन बैरोज ने। ये प्रश्न देखिए अच्छा है, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं क्योंकि वन लाइनर की फॉर्म में होते हैं, सीडीएस में आया हुआ है प्रश्न। तो हॉर्लॉन बैरोज इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में शामिल नहीं किया जाता? ठीक है, नहीं सम्मिलित किया जाता किसको? अबायोटिक, बायोटिक, ऊर्जा या स्थानिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्पेशियल या स्थानिक। ये आपके बेसिकली फंडामेंटल जो संगठक होते हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें ये नहीं आता, उसमें केवल बायोटिक, अबायोटिक और एनर्जी आती है। अगला, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा आगरा। ठीक है, आगरा में आप सभी को पता ही है कि ताजमहल का रंग सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से थोड़ा पीला पड़ता जा रहा था, इसकी वजह से वहां पर टीटीजेड भी बनाया गया, यानी टास्क ट्रेपेजियम जोन। ठीक है, वहां पर कोई इंडस्ट्रीज वगैरह अपनी आसपास नहीं चलती, रिक्शा वगैरह भी वहां पर जाने बंद कर दिए थे, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह ज्यादा चलते हैं अगर आप गए होंगे। तो ये बेसिकली उसके संबंधित है आगरा से। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, देखिए फिर से रिपीट हुआ। तो मानव को क्या बोला जाता है? आपका सर्वहारी बोला जाता है या ओमनिवोर बोला जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो मानव जो है आपका वो प्राथमिक उपभोक्ता भी और द्वितीयक उपभोक्ता भी। अगर देखिए वो सीधे मान लीजिए हरे पौधे जैसे आप गाजर मूली वगैरह खा रहे हैं तो सीधे आप प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, लेकिन अगर आप कुछ मीट वगैरह खा रहे हैं जैसे चिकन वगैरह या मटन वगैरह जो लोग खाते हैं, तो वो बेसिकली इसमें आपका उस फॉर्म में आप सेकेंडरी उपभोक्ता यहाँ पर हो जाएंगे। तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरीके के उपभोक्ता आप हैं। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसली ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, बिल्कुल ठीक। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें सबसे सही आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही है। 97 में केवल 1 और 2 आपके सही हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ये वाला तो बिल्कुल गलत होगा। अकार्बनिक पदार्थ को नहीं, मैंने आपको बताया था जो ऑर्गेनिक मैटर गिरता है। ठीक है, मान लीजिए हमने जब फूड चेन पढ़ी थी, जो पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां हैं जो सूख जाती हैं, जो सड़ रही होती हैं, उस पर ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी भी बोला जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर, ये इनऑर्गेनिक लिखा है। ठीक है, तो चौथा तो गलत हो गया आपका सीधे सीधे, यानी तीसरा और ये तो होगा नहीं। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग वो नहीं करते। ठीक है, पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उसमें आप क्या निकालते हो? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन उसमें रिलीज होती है और वाटर वेपर रिलीज होती है। ठीक है, तो तीसरा भी इसमें गलत है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट केवल इसमें ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है? तो अगर वायु की बात करें तो वायु को देखिए, अगर आप डेफिनेशन ही पढ़ेंगे तो वायु को बोला जाता है कि वायु एक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा, 100 का सी। अगला देखते हैं, घटपर्णी के निम्नलिखित कौन से एक घट में रूपांतरित होता है? तो घटपर्णी बेसिकली इसमें कौन से में रूपांतरित होगा? आपका पत्ता, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो अगर इसका सही उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल ठीक होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर तथा ए का सही स्पष्टीकरण। जल प्रिय पौधे बेसिकली इनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट। और आपने सुनी होगी आजकल एक बहुत टेक्निक चल रही है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स आप पढ़िएगा तो यानी जो जल में उगने वाले पौधे आपको ज्यादातर देखेंगे, जिनको आप घर में भी डेकोरेशन वगैरह में भी आजकल काफी यूज किया जा रहा है। तो हाइड्रोपोनिक्स उसी की एक टेक्निक है, तो इसमें ए बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्र। ये भी हमने 3 से 4 बार अब तक कर लिया है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको बेसिकली न्यूनतम भूमि को बोला जाता है आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिकीय पदछाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो उत्पादक घटक आपके हरे पौधों को या ग्रीन प्लांट्स को बोला जाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा है? मैंने आपको बताया था, अगर आपसे सबसे विस्तृत पूछे या सबसे स्टेबल पूछे तो दोनों का आंसर क्या होगा? महासागर, ऑप्शन सी। अगला, कई प्रतिरोधित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते। अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से पकड़ लेते हैं।
प्रतिरोपण के दौरान अधिक मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए ये काफी बड़ा कारण है, जब आप प्लांटेशन करते हैं उस समय हो सकता है आपके जो बिल्कुल मूल रोम है वो नष्ट हो जाए, तब ये दिक्कत आपके सामने आ सकती है। अगला देखते हैं 108। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, ये क्या कहलाता है? तो बेसिकली इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, या वहन क्षमता, ऑप्शन बी। तो 108 का क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 109, आरओ में आया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। देखिए आप पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत है, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, पहला ही गलत है, सबको पता है इंटरडिपेंडेंसी आपस में उनका कैसा है रिलेशनशिप, और कैसे उनके साथ उनका एनवायरमेंट का रिलेशनशिप है, इसी की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो ये तो पूरा डेफिनेशन के ही अगेंस्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो सबसे ज्यादा टॉप पे आपकी फूड चेन में कौन बैठा होता है? आप सभी को पता है, जो ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस या सर्वाहारी को सबसे ऊंचा स्तर प्राप्त होता है, जैसे हमारा ह्यूमन है, हम लोग हैं, उनको सबसे ऊंचा स्तर इसमें प्राप्त होता है। आगे, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। तो बेसिकली जो आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज या इकोलॉजिकल सर्विसेज आपकी होती हैं, जिसमें व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक, इसमें से कौन सी एक आपकी समर्थन सेवा मानी जाती है? तो जो आपकी पोषण चक्रण, ठीक है, और फसल परागण, ये आपकी बेसिकली इकोसिस्टम सर्विसेज मानी जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? ये तो देखिए कई बार पूछा जा चुका है। तो जो हमारा खेत होता है ये बेसिकली एक आपका आर्टिफिशियल या कृत्रिम पारितंत्र होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं 2 से 3 बार। अगला, जीव भार का पिरामिड या बायोमास का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? ये तो देखिए आप याद कर लीजिए, बहुत प्रश्न पूछा जाएगा, ये कहीं ना कहीं आता ही रहता है हर बार। तो जो आपका मैंने बताया एक्वेटिक इकोसिस्टम या जलीय इकोसिस्टम होता है, वहां पर ये उल्टा होता है। तो इसमें जलीय इकोसिस्टम का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तालाब। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संबंध में, यानी इको सेंसिटिव जोन की बात कर रहा है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत घोषित किया गया। बिल्कुल गलत है, मैंने आपको बताया था, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इनकी अधिसूचना जारी की जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है, उसकी भी अधिसूचना आपकी एक तरह से, या उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी आपके 1986 के तहत ही जारी किए जाते हैं। अगला, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाविधियों पर प्रतिबंध लगाना है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर वहां पर होगा, बाकी जो एक्टिविटीज होती हैं कुछ परमिट होती हैं, कुछ रेगुलेटेड होती हैं और कुछ प्रोहिबिटेड होती हैं, यानी बिल्कुल बंद होती है। तो इसमें ये नहीं है सिर्फ कृषि, तो इसमें और भी कैटेगरीज आती हैं। तो इसमें दोनों ही गलत है, आपके ऑप्शन डी। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? तो सबसे पहले अर्नीज नेज ने आपका डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। 115 का होगा ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? तो बेसिकली वायु में आपकी रेडॉन गैस नहीं पाई जाती, बाकी सारी आपकी हीलियम, आर्गन और नियॉन ये आपकी अक्रिय गैसें मानी जाती हैं और ये आपकी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसमें जो सबसे ठीक उत्तर आपका होगा वो है डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। ये बेसिकली यूपीएससी का क्वेश्चन है, वहां पर देखिए अच्छे स्तर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका आंसर ए है। इन प्रश्नों का इतने वैसे प्रश्न आपके यहाँ नहीं पूछे जाएंगे। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, डीकंपोजर कहलाते हैं? ये प्रश्न अच्छा है। डीकंपोजर आपके कौन कौन कहलाते हैं? कवक, जीवाणु, कवक तो देखिए होते ही हैं। अगर और देखें विषाणु, देखिए वायरस कुछ नहीं होता, वायरस लोग डीकंपोजर में नहीं आते। बैक्टीरिया और आपके कवक, ये दोनों आपके डीकंपोजर में आते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई यानी वर्किंग यूनिट है, बिल्कुल ठीक। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल ठीक। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कहीं ना कहीं भोजन का निर्माण करते हैं। अगला, यह एक बंद तंत्र होता है, ये बिल्कुल गलत है। इट इज एन ओपन सिस्टम, ठीक है, ये ओपन सिस्टम या खुला तंत्र होता है जहां पर जैव भार का, ऊर्जा का कहीं ना कहीं आदान प्रदान होता रहता है।
ये देखिए फिर वही उसी तरीके का प्रश्न है यूपीएससी का, इसको रहने देते हैं। आगे, भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को पढ़िए तो देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक का तीसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986, जनजातियां और अदर पारंपरिक निवासी जो बेसिकली होते हैं उसका 2006 यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और आपका वन संरक्षण अधिनियम चौथा 1980 में ये आया था। तो इस हिसाब से इसका मैचिंग कर लेते हैं। तो जो हमारा इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों ऑर्गेनिजम्स का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों या लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है, जीवों या ऑर्गेनिजम्स का समुदाय, और साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। देखिए बेसिकली मैंने आपको बताया था आपस में जो उनका इंटरेक्शन है और जिस पर्यावरण में वो रहते हैं उसका पूरा जो सिस्टम है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक होगा। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, वही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपका इसमें से कौन सा है? तो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है धान का खेत, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन किसी जलीय निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो घनत्व प्रवणता को इसमें से क्या दर्शाएगा? आपका जो पिक्नोक्लाइन होता है, ठीक है, पिक्नोक्लाइन ही आपकी घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। देखिए हेलोक्लाइन मैंने आपको बताया था, हेलोक्लाइन और या फिर आइसोहेलाइन लाइंस वो होती है जो कि आपकी लवणता वगैरह को दर्शाती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हेलाइन जहां पे आपको शब्द दिया वो बेसिकली लवणता से आपका संबंधित होगा। थर्म जहां पर आएगा थर्मोक्लाइन होगा, ये थर्मो मतलब यानी टेम्परेचर, ठीक है, इस तरीके से इसका पूरा दिखाया जाता है। आगे देखते हैं, ये फिर देखिए सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है, इनको रहने दीजिए। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता आपकी काफी अधिक होती है? तो कहां पर हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी बायोडायवर्सिटी? तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, जो कि आपके भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक पाए जाते हैं। ये वाला क्षेत्र यहाँ पर ही आपको वन देखने के लिए मिलेंगे। मैंने फॉरेस्ट इकोलॉजी पढ़ाया है, उसमें मैंने पूरे दुनिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है मैप लगाकर बताया, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अमरबेल, चंदन, ऑर्किड और घटपर्णी। तो इसमें से देखिए कौन कौन से सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है इसने पूछा है, तो देखिए अमरबेल तना परजीवी बिल्कुल ठीक है, ऑर्किड है, चंदन जड़ परजीवी ठीक है, ऑर्किड अधिपादप ये भी ठीक है, और बात करें घटपर्णी, देखिए घटपर्णी आपका जलोद्भिद में ये नहीं आता, ठीक है, जैसे हमने मरुस्थलभिद ये सब पढ़े थे उसी तरह घटपर्णी आपका इसमें ये नहीं आता। आगे देखते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो इसमें से जो होगा वो होगा जैवमंडल या बायोस्फीयर, ऑप्शन डी। जब आपको मैंने एक डायग्राम कल डाला था उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से डायग्राम है, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और फिर सबसे लास्ट में बायोस्फीयर, ठीक है, तो सबसे बड़ा आपका बायोस्फीयर होता है। आगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण से अन्य स्थान में स्थानांतरण के पश्चात, यानी जब एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है, तो हम सभी को पता है लिंडमान का एनर्जी ट्रांसफर का जो लॉ है 10% केवल ट्रांसफर हो पाती है, यानी हर स्तर पे वो घटती चली जाती है, ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी जो बेसिकली स्वपोषण जिनको बोला जाता है स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या विषम पोषण स्तर के आपके उत्पादन से है। तो ये बिल्कुल देखिए दोनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करते हैं? तो जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य अगर बिचौलिए की बात करें तो वो वियोजक करते हैं, ठीक है, वियोजक, ऑप्शन बी। ये देखिए फिर वही है, अगला देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, देखिए यूपीएससी में बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न आते हैं। अब देखते हैं अधोरेखित में कौन सा जीव से जैवमंडल तक का जैविक संगठन का कई क्रम है? मैंने आपको देखिए बताया था इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम और फिर बायोस्फीयर, ठीक है, ये पूरा ऑर्डर होता है। तो देख लीजिए, जनसंख्या आ गया, ठीक है, पॉपुलेशन आ गया, कम्युनिटी आ गया, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य, तो यही देखिए आपका बिल्कुल ठीक है, 134 का होगा सी। इसको देखिए ऑर्डर को आप जरूर याद कीजिएगा, मैंने इसका एक बार फोटो भी शेयर किया था अपने टेलीग्राम में। ये देखिए काफी लगातार कभी ना कभी पूछा जाता रहता है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 135वां,
अभिकथन, जीव मंडल एक खुला या विवृत तंत्र का उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है, ये ओपन सिस्टम होता है। जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो इसमें से क्या सही है? देखिए बेसिकली ऐसा नहीं है कि नए पदार्थों का निवेश नहीं होता। मैंने आपको बताया था बायोमास और एनर्जी दोनों इसमें घट बढ़ सकती है, तो इसमें ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। ऐसा नहीं है कि बायोमास का इन एडिशन और नहीं होता, क्योंकि देखिए आप ब्रीडिंग वगैरह करते हो, ठीक है, जब उनके बच्चे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जैव भार को बढ़ाते हैं। मान लीजिए किसी जानवर के दो तीन वहां पर, दो तीन तो नहीं होते, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दो तीन जानवर हैं, अगर वो प्रजनन करते हैं तो उनके बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं जैव भार को भी बढ़ाएंगे, तो वो इकोसिस्टम में आपके जैव भार को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता कि जैव भार वहां पर नहीं बढ़ेगा। आगे देखते हैं, 10% का नियम किससे संबंधित है? तो 10% हमें पता है, एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरण से ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। तो यही देखिए इसका सबसे अच्छा उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है। पारिस्थितिकीय पदचाप के माप की इकाई क्या है? ये भी हमने टेस्ट सीरीज में किया था अपना। इसकी इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। ऑप्शन ए। अर्नेस्ट हैकल किस संकल्पना से संबंधित है? तो अर्नेस्ट हैकल मैं आपको बता चुका हूं, इनको फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी से ये संबंधित है। ऑप्शन डी। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या में, ये बिल्कुल गलत है, उत्पादक ज्यादा होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी। देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया था, काफी बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे थे उसमें। अगर आपसे पूछे किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, तो सबसे ज्यादा संख्या देखिए उत्पादक की नहीं होती, सबसे ज्यादा संख्या आपकी होती है अपघटकों की या डीकंपोजर्स की। इसको याद रखिएगा। ठीक है, डीकंपोजर्स किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं। 140वां देखते हैं, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो जहां पर जीव रहता है उस सटीक जगह को, ठीक है, इस उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। देखिए बेसिकली उसको हैबिटेट भी बोलते हैं। ठीक है, उसको इकोलॉजिकल नीश भी बोलते हैं। इकोलॉजिकल नीश, जिस स्थान पर वो रहता है वहां पर उसका फंक्शनल रोल क्या है, वो एक यूनिक होता है हर स्पीशीज के लिए, हर प्रजाति के लिए वो एक खास स्थान होता है। तो इन दोनों का उत्तर यहाँ पर एक या एक से अधिक हो सकता है। इसको हैबिटेट भी बोलते हैं और इकोलॉजिकल नीश भी बोला जाता है। तो ई यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो हम सभी को पता है ब्लू ग्रीन ऑल्गी जो होते हैं, ठीक है, वो इससे संबंधित होते हैं, यानी नील हरित शैवाल। ये इन्हें बेसिकली देखिए साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, अगर आपको ये दिख जाए साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये बेसिकली दी गई है बेनेट के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम आपका सही है? तो मैंने आपको देखिए एक ट्रिक इसकी बताई थी, सबसे बड़ा जो पारितंत्र है महासागर, उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे कम होती है। तो आप ऑप्शन वो देखिएगा सबसे पहले जिसमें महासागर सबसे लास्ट में है। तो देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें महासागर लास्ट में है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे तो इस तरीके से देखिएगा कि महासागर सबसे लास्ट में किस में है। आगे देखते हैं, इसमें देखिए सारे वही क्वेश्चन है उस तरीके के यूपीएससी के, तो इनको रहने दीजिए। एक यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा इसका प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है? तो इसमें देख लीजिए, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। ये बात कर रहा है आपका इकोलॉजिकल नीश, जो मैंने कल के अपने फॉरेस्ट इकोलॉजी के नोट्स में डाला था। यह प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। बिल्कुल ठीक। देखिए मैंने कहा था दो किसी स्पेशीज का सेम पारिस्थितिकी निकेत नहीं हो सकता, ये हमेशा हर स्पेशीज के लिए अलग होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे शुरू के दो इसमें चैप्टर थे। बाकी मैं और पार्ट्स में भी आपको धीरे धीरे करके सारा इसमें बुक को खत्म करा दूंगा, ताकि आपकी वंदरवो की तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। और जो छात्र पीसीएस वगैरह का पेपर भी देंगे उसके भी देखिए सारे प्रश्न हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो बुक काफी अच्छी है, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज इसको ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।